गांव की मशहूर मेहंदी लगाने वाली नंद भाभी। हे भगवान, ये क्या हो गया? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं आपके बिना अपने दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी? माँ, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। मैं भी बाबा की तरह ही रिक्शा चलाऊंगा और आप सबका ख्याल रखूंगा। मेघा के पति आनंद की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके चलते अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी 17 साल के आलोक पर आ गई थी। आलोक के पिता आनंद रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे, इसलिए आलोक भी अब रिक्शा चलाकर अपने पूरे परिवार का गुजारा करता है। आलोक पूरे गांव में दिन भर रिक्शा चलाकर ठीक ठाक कमाई कर लेता था, लेकिन गांव की सड़कें कच्ची होने की वजह से हर बार आलोक के रिक्शे में कोई ना कोई परेशानी आ जाया करती थी। आज फिर इसका पहिया पंक्चर हो गया और 2 दिन पहले इसकी चेन उतर गई थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी सारी कमाई तो इस रिक्शे को ठीक करवाने में चली जाएगी। क्या हुआ भैया, आज फिर आपको आने में देरी हो गई? माँ कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या करूँ छोटी, बार बार इस रिक्शे में खराबी आ जाती है। इसी को ठीक करवाने के लिए गया हुआ था। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। आलोक जल्दी से अपने हाथ पैर धोता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है और 15 साल की आशा अपने भाई को खाना परोसती है। आलोक जैसे ही उस खाने को खाता है, छोटी, इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। ये खाना माँ ने तो नहीं बनाया है। भैया आपको तो पता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने खाना बनाया है और मुझे खाना बनाना नहीं आता है, आप तो जानते हो ना। अपने परिवार वालों की हालत देखकर आलोक बिना कुछ कहे चुपचाप से उस खाने को खा लेता है और ऐसे ही पूरे परिवार का गुजारा चलता रहता है। आज पूरे 4 साल हो जाते हैं, लेकिन पूरे परिवार में कुछ भी नहीं बदला था। आलोक, मैं सोच रही थी कि क्यों ना तू अब शादी कर ले। मैं भी काफी बीमार रहती हूँ, क्या पता भगवान कब मुझे अपने पास बुला ले। और अभी आशा भी छोटी है, उसका भी ध्यान रखना है। वो भी कब तक ये सब करेगी? तू थक हार कर आता है और तुझे ढंग से 2 रोटी भी नहीं मिलती। शादी कर लेगा, कम से कम तुझे 2 रोटी तो मिल जाएंगी। आलोक को अपने घर के हालातों के बारे में पता होता है, इसलिए वो इस शादी के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद मेघा अपने गांव के सरपंच के पास जाकर कुछ पैसे उधार लेकर आती है और एक यशिका नाम की लड़की का रिश्ता देखकर आलोक की उससे शादी करवा देती है। यशिका भी आलोक की तरह एक गरीब परिवार से होती है, जिसके चलते वो आलोक के परिवार वालों के हालत को समझती है और कम पैसों में घर का ठीक ठाक गुजारा चलाया करती है। यशिका, बहुत जोरों से भूख लग रही है, जल्दी से खाना ले आओ। ये लीजिए। ये आज तुमने खाने में आलू के पराठे बनाए हैं, लेकिन घर में तो आलू खत्म हो गए थे, तो तुमने ये आलू के पराठे कैसे बनाए? वो रात में आलू की सब्जी बनाई थी ना, तो सब्जी बच गई थी, तो उसी के आलू के मैंने पराठे बना दिए। यशिका, तुम तो बड़ी होशियार निकली। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मुझे पत्नी जैसे रूप में मिली, जो इतने पैसों में भी घर का इतना अच्छा गुजारा करती है और मेरी माँ बहन का अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन आशा की सहेली मोनिका आशा से मिलने के लिए उसके घर आती है। मोनिका, तुम यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? हाँ आशा, क्या है ना, पास के ही गांव में मेरे एक रिश्तेदार की शादी है, तो मैं वहीं जा रही थी। सोचा कि तुमसे भी मिल लूंगी और तुम्हारे हाथों से मैं मेहंदी भी लगवा लूंगी। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। ये देखो, मैं मेहंदी की कोन भी लेकर आई हूँ। चलो अब जल्दी से मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो। मोनिका जल्दी से आशा को मेहंदी की कोन देती है, जिसके बाद आशा बड़ा प्यारा डिजाइन मेहंदी से मोनिका के हाथों पर बनाती है, जिसे देख मोनिका बहुत खुश होती है। शादी में जो भी मोनिका की मेहंदी देखता है तो वो उसकी तारीफ करते रुकता नहीं है। मोनिका, तुम्हारे हाथों की मेहंदी तो बहुत खूबसूरत है। इतनी अच्छी मेहंदी तो दुल्हन ने भी नहीं लगाई है जितनी तुमने लगवाई है। ये मेहंदी तुमने किसी बड़े मेहंदी आर्टिस्ट से लगवाई है ना? नहीं नहीं, ये मेहंदी तो मेरी एक दोस्त ने लगाई है, वो भी यहीं पास वाले गांव में ही रहती है। वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। सभी लोगों को अपनी मेहंदी की तारीफ करता देख मोनिका बहुत खुश होती है और मोनिका भी आशा की बहुत तारीफ करती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और तीज का त्योहार आ जाता है। हाय आशा, कैसी हो तुम? और ये क्या, तुमने आज के दिन इतने सिंपल कपड़े क्यों पहने हैं?
तुम्हें पता है ना आज तीज है और आज हर कोई हरे रंग के कपड़े पहनता है, हरी हरी चूड़ियां पहनता है और अपने हाथों पर मेहंदी लगवाता है, लेकिन तुमने तो इसमें से कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ आज तीज का त्योहार है, मुझे भी ये सब करना पसंद है, लेकिन तुम तो जानती हो ना मैं कितने गरीब परिवार से हूँ। मेरे घर में तो मेहंदी के कोन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो मैं इन सभी चीजों को कैसे खरीदूंगी। खैर छोड़ो, तुम इस हरे रंग के सूट में काफी सुंदर लग रही हो, तीज मुबारक हो तुमको। इतना कहकर आशा वहाँ से चली जाती है। आशा की बात सुन मोनिका को भी बहुत बुरा लगता है। आशा की भाभी यशिका भी दूर खड़े होकर ये सब सुन रही थी। अपनी नंद की बात सुन यशिका को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो कहीं से मेहंदी के पत्तों को लेकर आती है और उन्हें पीसकर मेहंदी बनाकर एक पन्नी में निकाल देती है कि तभी वहाँ आशा भी आ जाती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? आशा, मैं जानती हूँ तुम्हारा बहुत मन है तीज का त्योहार बनाने का, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं हैं कि हम तीज का त्योहार बना सके, इसलिए मैंने ये घर पर मेहंदी पीसी है। अब इस मेहंदी से तुम अपने हाथों में मेहंदी लगा सकती हो और तुम भी तीज का त्योहार बना सकती हो। यशिका की बात सुन आशा बहुत खुश होती है, जिसके बाद आशा अपनी भाभी और अपने हाथों में घर पर पिसी हुई मेहंदी लगाती है, जिससे मेहंदी का रंग बहुत लाल आता है। गांव में जो भी आशा और यशिका की मेहंदी देखता तो वो उनकी तारीफ करता रुकता नहीं। अब गांव में हर कोई आशा से ही मेहंदी लगवाने आया करता। यशिका मेहंदी के पत्तों को पीसकर देसी नुस्खे से मेहंदी बनाती, वहीं आशा अपने नए नए डिजाइन से गांव की औरतों के हाथों पर मेहंदी लगाती। आशा, तू तो बहुत प्यारी प्यारी मेहंदी के डिजाइन बनाती है, तेरे हाथों की लगी हुई मेहंदी भी हमारे हाथों पर खूब रचती है। ये सब तो मेरी भाभी की वजह से हो रहा है। पता है, अगर वो देसी तरीके से मेहंदी ना पीसकर मुझे देती तो इतना लाल रंग नहीं हो पाता मेहंदी का। सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आती है, जिसमें से एक शोभा नाम की लेडी उतरती है। हेलो, क्या तुम्हारा नाम ही आशा है? हाँ, मेरा नाम ही आशा है, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? मेरा नाम शोभा है और मेरी कंपनी नए नए तरीके की मेहंदी के डिजाइन निकालती है। दरअसल मुझे यहाँ मोनिका ने भेजा है। मोनिका ने मुझे तुम्हारी मेहंदी डिजाइन के बारे में कई बार बताया था, इसलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। और सच में तुम्हारी मेहंदी डिजाइन तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकती हो और हमें नए नए मेहंदी के डिजाइन के बारे में बता सकती हो। इसके लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे और तुम अपना काम भी शुरू कर सकती हो। शोभा की बात सुन आशा बहुत खुश होती है और फौरन हाँ कर देती है, जिसके बाद आशा शोभा के साथ कंपनी में काम करती है और नए नए तरीके से मेहंदी के डिजाइन उन्हें बताती है। कुछ ही दिनों में आशा बहुत फेमस हो जाती है और साथ ही साथ अमीर भी, जिसके बाद आशा अपने पैसों से अपने पूरे परिवार के लिए एक बड़ा सा घर खरीदती है। और अब आशा अपनी खुद की एक कंपनी खोलती है, जिसमें उसकी भाभी यशिका देसी नुस्खे से मेहंदी पीसती है और आशा उस मेहंदी से लोगों के हाथों पर मेहंदी लगाती है और मेहंदी को बेचती है, जिससे आशा को काफी फायदा होता है। अब आशा, यशिका और उन दोनों का पूरा परिवार खुशी खुशी बिना किसी परेशानी के रहता है। तो बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे गरीब होने के बाद भी अपनाओगी? क्या मेरे साथ पूरी जिंदगी गरीबी में बिता पाओगी? हाँ दीपक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जहाँ तक रही बात गरीबी में बिताने की, तो मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह सकती हूँ, पर उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं अकेली रहती हूँ, मैंने अपने दम पर इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया है, तो हम शादी करते ही एक नया घर और सारा सामान खरीद लेंगे, जहाँ हमें इस तरीके से रहने की जरूरत भी नहीं होगी और तीनों नंद भी खुश हो जाएंगी। आखिर हम सब कब तक उस छोटी सी घर में रह पाएंगे? श्वेता, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरा इतना बड़ा घर भी नहीं है कि हम सब उसमें आ पाए, पर वक्त के साथ मैं मेहनत जरूर कर लूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो शादी की तैयारियां करते हैं। श्वेता, मेरी तीनों बहनों के लिए भी तुम ही शॉपिंग कर लेना। उन्होंने कभी महंगे कपड़ों की शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मैं इतना कभी उन्हें दे ही नहीं पाया। तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। ऐसा कहकर दोनों शादी की तैयारियों के लिए मॉल जाकर शादी का जोड़ा और गहने चुनते हैं और अगले दिन शादी में पहनते हैं, जहां उसकी तीनों नंदे पागलों की तरह अपने भाई की शादी में नाच रही थी। तभी श्वेता कहती है, ओए बल्ले बल्ले, आज तो मेरे भाई की शादी है, आज तो मेरे भाई की शादी है।
अमीर मेरी भाभी आई है। हाय हाय, ये मेरा कितना हाई स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। सब लोगों के सामने पागलों की तरह नाच रही हैं। ये मेरे बिजनेस के लोग भी आए हैं यहाँ पर। दीपक, जरा देखो ना, तुम्हारी बहनें क्या कर रही हैं, इन्हें समझाओ। रुको रुको, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें अभी बोलता हूँ। टीना, शिखा, पारुल, तुम तीनों मेरी बहनें हो, इधर आओ। तुम नाचो मत, गेस्ट को देखो। ठीक है भैया। भैया, मुझे तो भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। कैटरिंग में भाभी ने चाउमीन पिज्जा रखवाया है। और भैया, मैं फोटो खिंचवा रही हूँ, भाभी बहुत अच्छे कपड़े लाई हैं मेरे लिए। ये मेरी तीनों नंद गवारों की तरह क्या कर रही हैं, जैसे कभी कुछ देखा ही ना हो इन्होंने। तभी तीनों बहन ऐसा कहकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। वहीं पंडित जी दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न कराते हैं। विदाई के बाद श्वेता बड़ी महंगी सी गाड़ी में 3 नंदों और पति के साथ अपने नए बंगले पर पहुंचती है, जहां बड़ा सा घर देखकर तीनों उल्लू जैसी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती हैं। और तभी दीपक उनसे कहता है, शिखा, टीना, पारुल, तुम जानती हो ना, तुम्हारी भाभी आई हैं तो उनका स्वागत करने के लिए तुम्हें उनकी आरती और कलश लाना होगा। जाओ, लेकर आओ। हाँ भैया, हम अभी लाते हैं। पर ये घर तो देखो, मेरी तो इनसे नजर ही नहीं हट रही है। कितना बड़ा है, पंखा तो इतना ऊपर लगा है, और वो डिब्बे जैसा दीवार पर क्या लगा है? एसी है, उससे पूरा कमरा हॉल ठंडा हो जाएगा। पर ये तुम मेरा स्वागत करोगी तभी बताऊंगी ना। तीनों अपनी भाभी का गृह प्रवेश करने के बाद सोफे पर जाकर उछल उछल कर कूदने लगती हैं। अरे, ये तुम तीनों इतनी बड़ी होकर क्या कर रही हो? नया सोफा है, ऐसे कूदो मत। टीना, शिखा, पारुल, ये सब क्या है? ऐसे नए सामान के साथ कोई करता है क्या? भैया, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई जुमला है। भाभी ने जो घर आया है, सच में ये बहुत अच्छा घर खरीदा है। हमारी भाभी भी बहुत अच्छी है। श्वेता, माफ करना, मेरी तीनों बहनों ने कभी इतना अच्छा लग्जरी सामान और घर नहीं देखा। ये सब इसीलिए कर रही हैं। वो तो मुझे इनकी हरकत देखकर पता चल गया है। खैर दीपक, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम भी आराम कर लो। मैं उन्हें उनका कमरा दिखा कर आती हूँ। पारुल, टीना, शिखा दीदी, मेरे साथ चलिए। तभी दुल्हन के जोड़े में श्वेता अपनी तीनों नंदों को उनका कमरा दिखाती है। तभी एक मुलायम बेड को छूती है, दूसरी टेडी बियर को देखती है, तीसरी खिड़की पर बैठ जाती है। उनकी ऐसी हरकत देखकर श्वेता अपने मन में कहती है, दीपक ने मुझे जो बोला वो ठीक है। फिर भी ये तीनों नंदे मुझे जरूरत से ज्यादा गंवार दिखाई दे रही हैं, जैसे कभी ये गद्दा भी नहीं देखा हो। भाभी देखो ना, ये गद्दा तो मुझे बहुत मुलायम लग रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये कमरा भी बहुत अच्छा और बड़ा है। इतना बड़ा घर तो भाभी मैंने कभी नहीं देखा। और यहाँ ये कितना सुंदर चांद तारे दिख रहे हैं। खिड़की से नीचे गिर जाओगे, इधर आओ। भाभी, मुझे एक एसी चलाकर दिखाओ ना, ताकि ठंडा ठंडा लगे कमरे में। ये देखो, रिमोट लेकर ये वाला बटन दबाना, एसी चालू हो जाएगा, ठीक है? अरे वाह भाभी, कुल्फी की तरह कमरा ठंडा हो गया और हमें हवा भी नहीं आ रही। कितना अच्छा एसी है। दीदी, यही इसकी खासियत है। अब आप तीनों सो जाइए, हम भी सो रहे हैं। ऐसा कहकर श्वेता सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर तीनों एलईडी टीवी चलाने के लिए उसके तार को हिलाते हैं। ये देखकर श्वेता कहती है, अरे आप तीनों ये क्या कर रहे हैं? भाभी, ये टीवी जैसा लग रहा है, हम इसके तार हिला रहे हैं ताकि इसमें कुछ आने लगे। अरे दीदी, पहले इसको यहाँ से ऑन करो, तभी तो कुछ चलेगा इसमें। ये पहले के जमाने की टीवी की तरह नहीं है। पता है टीना, पारुल, इन कमरों के ऊपर भी 2 मंजिल हैं और इस घर में इतने सारे नए नए डिब्बे हैं कि क्या ही बताऊं। वो देखो, वो छोटा सा क्या है? भाभी कपड़ों पर रख रही थी। उसे प्रेस कहते हैं। शिखा दीदी, जिन कपड़ों पर सिलबटें होती हैं, उसे ये प्रेस जल्दी से कड़क कर देता है। बड़े काम की चीज है भाभी, मेरा सूट भी कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल। ओ गॉड, इतनी गंवार नंद क्यों है ये तीनों की तीनों? इन्हें एक नॉर्मल चीज प्रेस के बारे में भी दीपक ने कभी नहीं बताया, ना अपने घर में यूज किया होगा। वक्त गुजरता है। गंवार नंद अपनी बेवकूफी के कारण अक्सर श्वेता को परेशान करती थी, पर श्वेता उनसे कुछ नहीं कहती थी। कभी वो श्वेता का हेयर स्ट्रेटनर खराब करती, तो कभी वैक्यूम क्लीनर, तो कभी वॉशिंग मशीन में रिमोट
वास बर्तन डालकर उसे खराब कर देती, जिससे काफी हद तक नुकसान भी हो जाता है। और श्वेता इस बारे में अपने पति को भी नहीं बताती। एक दिन तीनों रसोई में आकर कहती हैं, यार बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना बनाए, सिलेंडर तो खत्म है। भाभी ने माइक्रोवेव का यूज करना सिखाया था। तो चलो माइक्रोवेव में कुछ बनाते हैं। पर एक मिनट, खाने का कोई सामान घर में नहीं है, क्यों ना दूध को गर्म करके ही पी लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सही है, हम खुद ही कर लेते हैं। भाभी सो रही है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तीनों फ्रिज में से 3 स्टील के गिलास में दूध करके माइक्रोवेव में रख देती हैं और बटन चालू कर देती हैं, जिसके 1 सेकंड बाद ही माइक्रोवेव में ब्लास्ट हो जाता है और डर के मारे तीनों अपना सर पकड़कर नीचे झुक जाती हैं। तभी आवाज से श्वेता वहां आकर कहती है, हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? इतना धुआं, मुझे जल्दी से बंद करना होगा। तभी श्वेता जल्दी से माइक्रोवेव को ऑफ करती है और एग्जॉस्ट फैन चलाकर खिड़की खोलकर सारा धुआं बाहर करती है। फिर तीनों को गुस्से से कहती है, अरे तुम तीनों पागल गवार नंद हो क्या मेरी? अरे इतना टाइम हो गया रहते रहते, तुम्हें अभी तक कुछ यूज करना नहीं आया? और अगर कुछ नहीं आता चलाना तो मुझे कह देती। वैसे भी वॉशिंग मशीन को भी तुमने ऐसे ही खराब कर दिया, फिर सोफे खराब कर दिए, और वो भी चीज है। मैं क्या इसी तरह पैसे पानी की तरह बहाती रहूं? और सबसे बड़ी बात, तुम तीनों को कुछ हो जाता तो दीपक तो मुझसे ही कहते। लापरवाही की भी हद होती है। आखिर तुमने क्या किया था इस माइक्रोवेव में? भाभी भाभी हमें माफ कर दीजिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, भूख लग रही थी, इसलिए हमने दूध गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था और वो बम पटाखे बजने वाली आवाज आने लगी। ये सब होता हुआ दीपक देख लेता है और श्वेता से कहता है, श्वेता ये सब क्या है? तो मेरी मासूम सी तीनों बहनों को क्यों इस तरह डांट रही हो? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया? माइक्रोवेव ही तो था सिर्फ। दीपक, बात माइक्रोवेव की है, इनकी जान की है। शुक्र करो बच गई, हादसा इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। और वो मुझे बुला सकती है ना? और ये सब मैं हमारी शादी के 1 महीने से सिखा रही हूँ, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा। श्वेता की बात सुनकर दीपक और उसकी तीनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है। श्वेता मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है, क्योंकि इतना ऐशो आराम मैं अपनी बहनों को कभी दे नहीं पाया। इस वजह से वो इन सामानों को चला नहीं सकी। तुम माफी मत मांगो, मैं हूँ ना, मैं इन तीनों को सब कुछ सिखा दूंगी। भाभी सॉरी, अब से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ भाभी। इस तरह श्वेता तीनों नंद को घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाना सिखाती है। वहीं दूसरी ओर वो पढ़ाई करके एक मॉडल, दूसरी जर्नलिस्ट, तीसरी डॉक्टर बनती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगती हैं।